सोचकर देखिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारत के एक छोटे से गांव से काम करती है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है। एक ऐसी कंपनी जिसने आज तक इन्वेस्टर से एक भी रुपया नहीं लिया, फिर भी हर साल अरबों का मुनाफा कमाती है। जी हाँ, ये ज़ोहो की हैरान कर देने वाली कहानी है। स्क्रीन पे जो नंबर है, पहले उस पर गौर कीजिए। 2800 करोड़ रुपए। ये ज़ोहो का सिर्फ एक साल का मुनाफा है। और ध्यान रहे, ये रेवेन्यू नहीं है, ये है नेट प्रॉफिट। ये आंकड़ा इसे भारत के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले स्टार्टअप्स में से एक बना देता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये ज़ोहो ने ये सब कुछ बिना किसी बाहरी फंडिंग के किया है। कोई वेंचर कैपिटल नहीं, कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं, बस एक मजबूत और टिकाऊ बिजनेस मॉडल के दम पर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक गांव से शुरू हुई कंपनी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया? आज हम ज़ोहो के इसी अनोखी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू के सफर को देखना होगा। एक ऐसा सफर जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से शुरू होकर सीधा तमिलनाडु के एक धान के खेत तक जाता है। सोचिए, आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग, प्रिंसटन से पीएचडी और फिर अमेरिका की क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में एक शानदार नौकरी। श्रीधर वेम्बू के पास वो सब कुछ था जिसका सपना शायद हर कोई देखता है, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़कर भारत के एक छोटे से गांव वापस आने का फैसला किया। और यही वो फैसला था जिसने ज़ोहो की नींव रखी। तो ज़ोहो के प्लेबुक का पहला हिस्सा क्या था? ये दो सीधी साधी चीजों पर टिका था। एक, ऐसे बाजार को पकड़ो जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा हो, और दो, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। देखिए, उस वक्त दुनिया में करीब 20 करोड़ कंपनियां थीं। इनमें से सिर्फ 5% ही बड़ी थीं और सारी टेक कंपनियां इन्हीं के पीछे भाग रही थीं। ज़ोहो ने इस भीड़ को देखा और इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना फोकस बाकी 95% यानी छोटे और मीडियम बिजनेस पर लगाया, एक ऐसा मार्केट जिसे कोई देख ही नहीं रहा था। तो इसको ऐसे समझिए कि जहां सब लोग 1 करोड़ बड़े ग्राहकों के लिए आपस में लड़ रहे थे, ज़ोहो ने चुपचाप उन 19 करोड़ छोटे बिजनेस को टारगेट किया जिन्हें कोई सस्ता और अच्छा सॉफ्टवेयर दे ही नहीं रहा था। ये एक जीनियस स्ट्रैटेजी थी। उस समय प्रॉब्लम यह थी कि छोटे बिजनेस को हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था। ये न सिर्फ महंगा था बल्कि बहुत झंझट वाला भी था। तो ज़ोहो ने इसका एक आसान सा सोल्यूशन निकाला, एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा प्रोडक्ट, एक ही पैकेज में 40 से ज्यादा ऐप्स। और इसका नतीजा कमाल का था। कस्टमर्स को सेल्स, मार्केटिंग से लेकर एचआर तक हर जरूरत के लिए एक ही जगह पर सोल्यूशन मिल गया, और वो भी मार्केट में मौजूद दूसरे ऑप्शंस की तुलना में 1/3 कीमत पर। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बना कैसे। ज़ोहो की कामयाबी सिर्फ उसके प्रोडक्ट या मार्केट की वजह से नहीं है। इसका असली राज तो पैसा और लोगों को मैनेज करने के इनके अनोखे तरीके में छिपा है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, जियो आर्बिट्राज। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, कमाओ वहां जहां पैसे की वैल्यू ज्यादा है और खर्च वहां करो जहां लागत कम आती है। ज़ोहो की 50% से ज्यादा कमाई अमेरिका और दूसरे देशों से होती है, यानी डॉलर्स में। लेकिन कंपनी का ज्यादातर खर्चा भारत के गांवों में होता है, यानी रुपए में। इसी मॉडल ने उन्हें लागत में एक ऐसा फायदा दिया जिसे कोई और कॉपी ही नहीं कर सकता। और इसका असर कितना बड़ा था वो आप इस चार्ट में देखिए। जहां दूसरी टेक कंपनियां अपनी कमाई का लगभग 65% कर्मचारियों की सैलरी पे खर्च कर देती हैं, वहीं ज़ोहो का ये खर्च सिर्फ 31% है। ये एक बहुत बड़ी बचत है जो सीधे उनके प्रॉफिट में जुड़ती है। लेकिन क्या कम लागत का मतलब है कि एम्प्लॉइज खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 6%। ये ज़ोहो का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है, यानी कंपनी छोड़कर जाने वालों की दर, जबकि इंडस्ट्री में ये रेट 20 से 25% तक होता है। मतलब लोग ज़ोहो को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ज़ोहो को गांव में इतना टैलेंट मिलता कैसे है? सिंपल, उन्होंने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना लिया है जिसका नाम है ज़ोहो यूनिवर्सिटी। ये लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि गांव के युवाओं को चुनते हैं, उन्हें 18 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, इस दौरान स्टाइपेंड भी देते हैं और फिर सीधे नौकरी पर रख लेते हैं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। ऐसी कितनी ही सच्ची कहानियां हैं जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग के बाद इंजीनियर बन गया, या एक लोहार की बेटी आज एक iOS डेवलपर है। इससे जो लॉयल्टी बनती है उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।
तो हमने ज़ोहो की प्लेबुक के अलग-अलग हिस्सों को देखा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ज़ोहो का सफलता का मॉडल असल में है क्या। ज़ोहो कितना प्रॉफिटेबल है, इसका अंदाजा इस तुलना से लगाइए। ओयो, कार देखो, मंत्रा, नाइका और ग्रो, इन 5 बड़े जाने माने स्टार्टअप्स का कुल मुनाफा भी अगर मिला दें तो भी वो ज़ोहो के अकेले के मुनाफे से कम है। और यही है ज़ोहो का फ्लाईव्हील। हर हिस्सा दूसरे को और मजबूत करता है। कम लागत उन्हें किफ़ायती प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है, जो ज़्यादा कस्टमर्स को खींचता है। लोकल टैलेंट लॉयल्टी लाता है, और जो भी मुनाफा होता है उसे वापस R&D में लगाकर वो हमेशा आगे रहते हैं। और ये सब बिना किसी बाहरी पैसे के। आखिर में ज़ोहो की कहानी हमें एक ही चीज़ सिखाती है। कामयाबी के लिए बड़े शहरों, फैंसी ऑफिस या इन्वेस्टर्स के पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक मजबूत स्ट्रैटेजी और उसे ज़मीन पर उतारने की हिम्मत किसी भी बिजनेस को गांव से ग्लोबल बना सकती है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के दौर में जहां ज़्यादातर स्टार्टअप्स तेज़ी से बढ़ने के लिए पैसा पाने की तरह बहा रहे हैं, क्या ज़ोहो का धीमा, स्थिर और मुनाफे पर टिका मॉडल ही कामयाबी का असली और टिकाऊ रास्ता है? ये एक सोचने वाली बात है।